नंबर 4 चौथा लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। बाकी 3 लेक्चर ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डालूंगा, तो पहले आप जाके वो लेक्चर जरूर देखें। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 10 लेक्चर में हर एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन हम करेंगे और इन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम अमित कुर्मी है और बाकी सारी डिटेल आप आराम से पढ़ते रहिए। कुछ इंस्ट्रक्शन है इस लेक्चर को करने से पहले। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स से लिए गए हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा जाना चाहिए था। और इसमें से अगर ये लेक्चर सीरीज आप अटेंड कर रहे हैं तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वीडियो को आपको पॉज करना है और पॉज करने के बाद अपने मन में सबसे पहले आपको आंसर सोच लेना है और फिर मैं आंसर दूंगा, उससे आपको टैली करना है। अगर इन 20 में से आपके लगभग 17 से 18 क्वेश्चन सही हैं, इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही दिशा में है। और अगर उससे कम है तो एक बार पढ़ने की जरूरत है। आप सारे एक्सप्लेनेशन को बड़े अच्छे से देखें और उसके बाद इसमें जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगते हैं जो आपको नहीं आते, उनको अपनी नोटबुक में आप जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि विदाउट नोट करने से आपके जो चीजें हैं वो आप भूल जाओगे और आपको इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो सिंपल सी बातें हैं, इन कुछ बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, शुरू से आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे तो जरूर से जरूर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जिन भी एग्जामिनेशन में पर्यावरण आती है, सारे के सारे एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन है ये कहां पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, जेनेवा, रियो डी जेनेरो या ब्रूनोस आयर्स जो है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसी से ही संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है कि रियो 20 जो घोषण पत्र है इसका शीर्षक क्या था? यह जो रियो 20 डिक्लेरेशन है इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव और द फ्यूचर वी सी। ये 3-4 जो आपके पास टाइटल दिए हुए हैं, इनमें से महत्वपूर्ण टाइटल क्या था? तो कुछ हम इससे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इससे कि ये था क्या, उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि रियो डी जेनेरो समिट है, जिसे आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हो, ये क्या थी? ये एक शिखर सम्मेलन था जो कि कई सारे देशों ने मिलकर आयोजित किया था। 1992 में 1992 में ये आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पे ये आयोजित किया गया था। इसे शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम से, शायद आपको पता होगा। उसके बाद 20 वर्षों बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जो दस्तावेज था, जितने भी देश थे उन सबने मिलकर एक दस्तावेज जारी किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 बोलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से आया था? तो वो किससे आया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आया था। क्लियर? अभी एजेंडा 21 का संबंध किससे? धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपके आने वाली पीढ़ी है, जैसे आपको अगर आपके पिताजी ने 100 करोड़ की संपत्ति दी, तो हम क्या करेंगे कि 100 के 100 करोड़ उड़ा सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन 100 करोड़ को धरोहर के रूप में प्रयोग करते हुए हमारी दैनिक जीवन जो है उसको व्यतीत करेंगे और हम हमारी जो पीढ़ी है उसको 100 करोड़ छोड़ के जाएंगे और इसका लाभ हमें भी होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी होगा। तो धारणीय विकास का मतलब क्या होता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास धारणीय विकास कहलाता है। और जो एजेंडा 21 है उसमें काफी सारी अलग अलग बातों के बारे में चर्चा करी गई है, जैसे हम जैव विविधता में और विकासशील देशों के रूप में गरीबी निवारण के रूप में हम काम करते हैं, खाद्य सुरक्षा और जो पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने के बल दिया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 इसका रिजल्ट था। कहां पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया, कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इसका घोषणा पत्र का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो क्या था? द फ्यूचर वी वांट। इसको नोट कर लेना, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2015 में आ चुका है, ये मध्य प्रदेश पीएससी 1998 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, आपके टिप्पे होने चाहिए।
चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रम, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, को सर्वप्रथम अध्ययन करना किसने किया था? सबसे पहला है ऑडम ने, दूसरा है आपके पास क्लेमेंट द्वारा, तीसरा है हॉल्ट द्वारा और चौथा है आपका किंग द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो क्लेमेंट साहब थे उनके द्वारा पारिस्थितिक अनुक्रम का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। ये लगभग 1916 में इन्होंने इस अध्ययन को किया था। तो 1916 आपको याद रखना है, 1916 आपको याद रखना है, किसने किया था वो भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि अनुक्रम होता क्या है या जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये क्या कहलाते हैं। आप कभी भी किसी भी बंजर भूमि पर अगर आपने खेती को करना चाहते हो, उस बंजर भूमि पर आप कुछ उगाना चाहते हो, तो सीधे के सीधे बड़े के बड़े पेड़ नहीं उग जाते। उससे पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी घास फूस को उगाते हैं, लाइकेन मोजेस को उगाते हैं। उसके बाद छोटी छोटी घास फूस उगती है, उसके बाद छोटी छोटी वनस्पतियां उगती हैं और उसके बाद वनस्पतियों के बाद कुछ सालों बाद वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे पेड़, फिर बड़े पेड़ और उससे बड़े पेड़ बनते हैं। मतलब एक छोटी प्रजाति से बड़ी प्रजाति और उससे बड़ी प्रजाति फिर बड़ी प्रजाति जब रिप्लेस करते जाती हैं एक दूसरे को, इस अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। तो याद रखना ये किसके द्वारा दिया गया था, क्लेमेंट द्वारा दिया गया था। 1916 में इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी प्रभावकारी होता है। मतलब सबसे ज्यादा प्रभावकारी जो प्रजाति होती है किसी पारिस्थितिक तंत्र में, उसे क्या कहा जाता है? तो पहला प्रभावी स्पीसीज कहा जाता है, प्रभावी प्रजाति कहा जाता है। दूसरा कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। तीसरा स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। सर्वदेशीय प्रजाति कहा जाता है। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सर्वदेशीय प्रजाति मतलब प्रत्येक जगह पे व्याप्त प्रजाति सर्वदेशीय प्रजाति कहलाती है। इसका महत्व हो या ना हो, जैसे गाजर घास हर जगह पाई जाती है, जैसे फालतू इंसान हर जगह पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सर्वदेशी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है या नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं हुआ। दूसरा प्रभावी प्रजाति, ये ऐसी कोई प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में होती नहीं है, बस ये आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति स्थानिक प्रजाति कहलाती है। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर साइड जाएं तो वहां पे आपको फर के वन देखने को मिलेंगे, वहां पे एप्पल देखने को मिलेंगे, तो वो क्या है, वहां के स्थानिक हैं। जैसे आप गुजरात में जाते हो तो गुजरात में क्या मिलता है, आपको शेर मिलता है, एशियाटिक लॉयन मिलता है, तो वो क्या है, आपका गिर प्रजाति का शेर वहां का स्थानिक है। पश्चिम बंगाल में जाओगे आप तो वहां पे आपको चीता मिलता है, तो वहां का स्थानिक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि महत्वपूर्ण है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, की स्टोन स्पीसीज या की स्टोन प्रजाति। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रजाति जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप मुस्लिम आर्किटेक्चर में आप जाओगे, इस्लामिक आर्किटेक्चर में, तो उसमें क्या होता था, एक गुंबद बनाई जाती थी और इस गुंबद में एक पत्थर लगाया जाता था। अगर इस पत्थर को आप उठा लेते तो पूरी की पूरी गुंबद क्या कर जाती थी, नीचे ढह जाती थी। और इसको ढहने के लिए हम एक की स्टोन लगाते थे। ऐसी हमारी प्रजातियां होती हैं कि एक प्रजाति पर जब पूरा पारिस्थितिक तंत्र टिका होता है तो उस टिके होने वाली प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखना। जैसे बंगाल टाइगर की स्टोन स्पीसीज है, जो राष्ट्रीय गिर लायन है वो एक की स्टोन स्पीसीज है। ऐसी काफी सारी प्रजातियां, जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भेल भी एक की स्टोन स्पीसीज के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठें पाई जाती हैं जिनमें जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं? क्लियर। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं? पहला है दलहन, दूसरा है तिलहन। दलहन का मतलब दाल है, तिलहन का मतलब जिससे तेल निकलता है। दलहन का मतलब दुल्हन मत समझ लेना। नेक्स्ट है गेहूं और नेक्स्ट है चावल। तो इसमें आपको याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तिलहन की फसलें होती हैं, इन तिलहन की फसलों में क्या पाई जाती हैं, आपकी गांठें पाई जाती हैं। ये मैंने एकदम गलत बताया आपको, तिलहन में गांठें नहीं पाई जाती। आप कंफ्यूज मत करना, कहां पे पाई जाती हैं, दलहन दालों में पाई जाती हैं। क्लियर। दालें जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में चना का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम विश्व में बात करें, एक और महत्वपूर्ण मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि विश्व में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो मेरे भारत देश में दलहन का उत्पादन किया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और दलहन जितनी भी होती है, जैसे चाहे चना हो, चाहे आपकी उड़द हो, चाहे आपकी
मूंग हो, मूंगफली हो, इन सब की गांठों में, इन सब की जड़ों में क्या पाई जाती हैं? गांठें, जिनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तिलहन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। तिलहन के अंतर्गत सरसों आता है, तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन आता है, इन सारों में कोई गांठें वाठें नहीं पाई जाती। इसलिए दलहन को एक जैविक जो पदार्थ है, जैविक फर्टिलाइजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आपके पास है श्वसन की प्रक्रिया, तीसरा है जैविक पदार्थों का अपक्षय, चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? तो इसमें से हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले के पास हम जाते हैं, ये क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसमें आपको याद रखना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसका मतलब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं मिल रही। दूसरा आपके पास है श्वसन की प्रक्रिया। इस श्वसन की प्रक्रिया में आपको पता होगा जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छूटती है, मतलब ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं सही है। उसका क्या है? जैविक पदार्थों का अपक्षय, मतलब कोई भी जो जीव जंतु है जब मर जाता है, मरने के बाद जब वो जैविक पदार्थ जो सिंपल पदार्थों में चेंज होता है उसको हम जैविक पदार्थों का अपक्षय बोलते हैं। तो इसमें से भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोनों की दोनों गैसें निकलती हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। उसके बाद तीसरा है, चौथा है ज्वालामुखी प्रक्रियाएं। तो ज्वालामुखी में आपको हमेशा याद रखना है कि ज्वालामुखी में सर्वाधिक निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किन से? तीन से आ गया हमारा, इन तीनों से। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। तो ये जो आंसर है केवल 2, 3 और 4, ये सबसे उपयुक्त आंसर आपके पास आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है, हरित गृह प्रभाव को करने वाली गैस है और इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल नामक संधि पर साइन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन आवरण होना चाहिए या कितने प्रतिशत वन का क्षेत्रफल होना अनिवार्य है? तो पहला है 10%, दूसरा है 23%, तीसरा है 33% और नेक्स्ट है आपका 50%। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को अगर संतुलित रहना तो उसमें 1/3 भाग वनों का होना चाहिए। 1/3 भाग कितना होता है? लगभग 33% जो भाग होता है वो 1/3 होता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में हम जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1952 को पेश किया गया था और इस राष्ट्रीय वन नीति ये आजादी के बाद पेश की गई पहली वन नीति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट इस बात को आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, इस नीति के तहत भारत सरकार के द्वारा 33% वन आवरण का लक्ष्य रखा गया और भारत में अब तक 33% वन आवरण नहीं है। भारत में लगभग 21.5% आपका जो वन है वो पाए जाते हैं, लगभग 21% पाए जाते हैं, 33% नहीं पाए जाते। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रतिशत वन होने चाहिए तो 33, क्या इतने भारत में हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है, पारिस्थितिक संतुलन है, वो एडवर्स हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। पहला आपके पास है लकड़ी का काटना, मतलब वनों का काटना। दूसरा है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब समाज में सभी मिलकर क्या करेंगे? पेड़ पौधों को रोपित करेंगे। इसको 1976 में स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है वन महोत्सव, मतलब वनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए एवं उनके महत्वों को उजागर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक सप्ताह एक सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम वन महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है वनारोपण। वनारोपण का मतलब होता है पेड़ पौधों को लगाना। तो इसमें आपको समझ ही आ गया होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि लकड़ियों का काटना जो होता है, पेड़ पौधों का काटना होता है, उससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। बाकी तीनों से पारिस्थितिक संतुलन अच्छा होता है, या जो पारिस्थितिक संतुलन है इसका अच्छा होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? मतलब जो कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट है ये कहां से निकला है, कौन सी कन्वेंशन है वहां से कार्बन क्रेडिट है वो इवॉल्व हुआ है? पहला है पृथ्वी शिखर वार्ता, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1992 जो आपके पास है वहां से पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो से प्रारंभ हुई थी। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा है G8 शिखर वार्ता। अब आपको याद रखना है
एक एक चीज मैं अच्छे से बताता हूं। पृथ्वी शिखर जो वार्ता है उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास आया था, उससे कार्बन क्रेडिट की संकल्पना नहीं आई। नेक्स्ट जो आपके पास है उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल में ओजोन परत है उसको बचाए रखने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। G8 शिखर सम्मेलन का मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है। अब यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल, इसको आपको याद रखना है। अब जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हम बात करते हैं कि ये है क्या, इस प्रोटोकॉल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं जो आपको आपकी कॉपी में लिखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल है ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होना प्रारंभ हुए थे। मतलब ये कब हस्ताक्षर किए गए? 11 दिसंबर 1997। लेकिन इसमें एक बात जोड़ी गई थी कि जब तक 50% से अधिक, जब तक 50% से अधिक जो उत्सर्जन करने वाले देश हैं उनको इसमें शामिल नहीं कर लिया जाएगा, तब तक इसको हम पूरी रूप से लागू नहीं मानेंगे। तो 2 दिसंबर जो 2005 वाला समय है, फरवरी 2005, 16 फरवरी 2005 इसको लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसें हैं, उन गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसको आपको याद रखना है। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? तो इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे की जाती है कि कोई भी विकसित देश है, यहां पे सपोज करिए कि विकसित देश है जैसे कि यूएसए है, और दूसरा हम कौन से हैं? गैर विकसित देश हैं, हमारे पास विकास का स्तर कम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो विकसित देश होते हैं ये विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड को अपने कल कारखानों से ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। इसके बदले ये विकासशील देशों को या तो तकनीकी रूप से या पैसे के रूप में मदद करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के बराबर होता है। सपोज करिए इसने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड किसी विकसित देश ने उत्सर्जित किया, उतना क्रेडिट ये किसको देगा? जितने भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर? इसमें एक जो आपके पास समझौता है, उस समझौता में बात करेगी साझा किंतु जो विभेदित जिम्मेदारी, मतलब कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है। इसको भी आप याद रखना। मतलब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है, और डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि जो विकसित देश हैं उनको ज्यादा करना है कम, और दूसरा आपके पास जो विकासशील देश हैं उनको थोड़ा सा कम करना है। इस सिद्धांत की बात यहां पे करी गई है। तो अब हम यहां से देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमने किसकी बात कही थी कि जो कार्बन क्रेडिट है उसकी संकल्पना कहां से आई है। याद, एक की पॉइंट याद रखना, अगर आपके एग्जामिनेशन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पा रहे तो जो कार्बन कहीं से भी शब्द आए तो तुरंत उसे किससे जोड़ देना है? क्योटो प्रोटोकॉल से जोड़ देना है। ओजोन नाम का शब्द जहां पे भी आए तुरंत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से उसे जोड़ दो। टिकाऊ विकास नाम का शब्द जहां पे भी आए तो वो आपको कहां पे जोड़ देना है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जोड़ देना है। बात यहीं खत्म हो जाती है। ये दोनों डेट्स आप याद रख लेना, कौन कौन सी? 11 दिसंबर और 16 फरवरी, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि कहां पर की जाती है? पहले हम ये समझते हैं कि झूम कृषि का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा जितने भी आपके कबीले होते हैं जिनका राष्ट्रीय गान क्या होता है? झिंगा लाला हू। और ये आराम से क्या कर रहे होते हैं? जो कोई भी काम करते हैं तो आराम से डांस नाच गा के करते हैं। तो जो कबीले होते हैं वो वनों को काटते हैं, उनमें आग लगाते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। क्लियर? मतलब ये किसके द्वारा की जाती है? कबीलों के द्वारा की जाती है, पहला। दूसरा, कहां पे की जाती है? वन क्षेत्र जो कि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको काट के वहां पे एक नया खेत बनाया जाता है। उस खेती को हम क्या कहते हैं? झूम खेती को खेती कहते हैं। ये कहां पे की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में ज्यादा वन नहीं पाए जाते, दक्षिण पूर्वी भारत में ज्यादा वन नहीं पाए जाते, तो और जो दक्षिण पश्चिमी भारत है वहां पे भी इतने वन नहीं पाए जाते। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिनमें से 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जिसको हम 7 बहनें कहते हैं, प्लस एक सिक्किम है, उसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दिल्ली में स्थित है, भोपाल में स्थित है, देहरादून में या लखनऊ में। अब हम इसका आंसर का विश्लेषण देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है देहरादून में ये स्थित है। ये देहरादून में 1906 में बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल है, इस डिटेल को आपको याद रखना है।
कि इसको 1906 में बनाया गया था, इंपीरियल सर्वे के नाम से बनाया गया था। बाद में जाके भारत सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया, वन अनुसंधान संस्थान इसका नाम रखा गया। अब इसमें से कुछ अन्य संस्थान है वो भी आपको याद रखने हैं कि गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अल्मोड़ा में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे है, भोपाल में। यहां पे प्रबंधन है, यहां पे प्रबंधन नहीं है, दो शब्द हैं। यहां पे इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, यहां पे इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। तो अगर मैनेजमेंट है तो भोपाल में है, अगर मैनेजमेंट शब्द हट गया तो वो कहां पे है, उत्तराखंड में। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आपका है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पे है, तो ये देहरादून में है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। आपका आंसर आपको मिल गया होगा शायद यहाँ पे। जैसे आप देखते हो कि आपका आंसर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो देहरादून राइट आंसर है। और ये भी आपको याद रखना है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र प्रति 2 वर्ष में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको जारी करता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा सोना कहलाता है, ग्रीन सोना या ग्रीन गोल्ड आप किसे बोलते हो, कृषि को बोलते हो, वनों को बोलते हो, कॉफी को बोलते हो, तो इन तीनों में से किसी को भी नहीं बोलते। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे वन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हरा सोना। इनका कलर कैसा होता है, हरा। और अभी अभी हमने डिस्कशन करा था कि जलवायु को सम बनाने के लिए 33% वनों की आवश्यकता होती है, और 33% वनों को उपजाने के बाद पूरी भूमि हरी हरी हो जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हरा सोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है, नकदी एवं खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को बोना, एक वर्ष छोड़कर जो एक वर्ष को छोड़कर जो पौधे होते हैं उनको बोना। नेक्स्ट जो आपके पास है, पशुपालन और कृषि को एक साथ करना। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, मिलीजुली खेती होती है उसमें हम क्या करते हैं, जानवर और फसलों दोनों को हम साथ करते हैं, जिसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पशुपालन एवं कृषि का एक साथ करना मिलीजुली खेती कहलाता है। आपने देखा होगा आपके गाँव में, ग्रामीण अंचल में जो किसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं करता, पशुपालन को साथ करता, उसको हम क्या बोलते हैं, मिलीजुली खेती कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खेती से ही है कि सोपान कृषि या जो स्टेप फार्मिंग जो होती है किसे कहा जाता है, किस क्षेत्रों में की जाती है। पहला है पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है, दूसरा है शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, तीसरा है छतों पर की जाती है, चौथा है पहाड़ों की चोटियों पर की जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सोपान कृषि है वो एक डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा ये कहां पे की जाती है। जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों की जो ढाल होती है वहां पे की जाती है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं की जाती। सोपान का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि सोपान कृषि में क्या करी जाती है, स्टेप्स बनाई जाती हैं, सीढ़ियां बनाई जाती हैं। तो सोपान कृषि, इसे हम सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं, ये कहां पे की जाती है, पहाड़ों की ढलानों पे की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कहां पे की जाएगी, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तर भारत है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत है, वहां पे इस खेती को किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में से निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं। क्लियर, ऐसे वन जो बहुत ही सुंदर हैं, मनमोहक हैं, ऐसे वन कहां पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, दोनों को साथ में डिस्कस करते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले वैश्विक तापन का मतलब क्या होता है कि जो आपका तापमान है, जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। अब जब तापमान बढ़ता जाएगा तो जो ग्लेशियर है, जो हिमनाद है, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और जब हिमनाद पिघल जाएंगे तो समुद्र है उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला ऑप्शन है वे अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे, मतलब इनकी पैदावार दर है वो बढ़ जाएगी। दूसरा है कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, मतलब जलमग्नता हो जाएगी उनमें। और तीसरा है कि कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बढ़ जाएगी। और चौथा है बी और सी दोनों। इन दोनों को से जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं या कच्छ वन होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो ऐसे वन होते हैं जहां पे फ्रेश वाटर, मतलब शुद्ध जल, जैसे कि यहाँ पे आपकी गंगा नदी जा रही है, यहाँ पे महानदी जा रही है, यहाँ पे गोदावरी जा रही है, यहाँ पे कृष्णा जा रही है, यहाँ पे कावेरी नदी जा रही है। तो इनका शुद्ध जल प्लस जो समुद्र का खारा जल होता है, ये खारा जल और शुद्ध जल जहां पे मिलते हैं उन क्षेत्रों में
में जो वनस्पति विकसित होती है उस वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? कच्छ वनस्पति, दलदली वनस्पति, मैंग्रोव वन इनको बोला जाता है। इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो मैंग्रोव्स क्या कहलाते हैं? दलदली या तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं। क्लियर? अब इस बात को, अब क्वेश्चन को हम जाके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुंदरवन कहां पे पाए जाते हैं? तो सुंदरवन विशेष प्रजाति के वन होते हैं। ये किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अब दो महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लो, अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हो, कि विश्व में सर्वाधिक कच्छ वन कहां पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव किस देश में पाए जाते हैं? तो वो इंडोनेशिया देश में पाए जाते हैं। लेकिन किसी एक निश्चित क्षेत्र में सबसे बड़े कच्छ वन कहां पे पाए जाते हैं? तो वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। तो सुंदर वन कहां पे पाए जाते हैं? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाने जाते हैं। CTET 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि जल जो वैश्विक तापन है, इस वैश्विक तापन का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक तापन पे इनकी जो अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वैश्विक तापन की वजह से तापमान बढ़ेगा, हिमनाद पिघलेंगे और जब जल का स्तर बढ़ेगा, उस जल के स्तर के बढ़ने के साथ ये क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। उसका बाद हम देखते हैं कि इनका कार्बन सिंक, मतलब यहां पे क्या होगा कि जो वैश्विक तापन किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। हमने अभी डिस्कस करा था कुछ समय पहले। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको कम करना है, वैश्विक तापन को कम करना है, तो इनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। तो आपको क्या आंसर लगा के आना है? इसमें डी वाला आंसर क्लिक करना है। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सुंदरवन आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण वन है, इंडोनेशिया याद रखना है। और ये सुंदरवन कहां पे पाए जाते हैं? ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है यहां पे सुंदरवन पाए जाते हैं। और सुंदरवन किसके लिए जाने जाते हैं? सुंदरी वृक्ष के लिए जाने जाते हैं। ये जो वृक्ष है इसका नाम सुंदरी होता है, इसके लिए हम इसको सुंदरवन बोलते हैं, ना कि ये ब्यूटी पार्लर से निकल के आया है, इसलिए आप इसे सुंदरवन कहते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, क्वेश्चन है जो वनों के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। जब हम कभी भी बरसात के समय पेड़ों को देखते हैं वनों में जाके, तो उस पर आप जाके देखोगे कुछ विशेष तरह की वनस्पतियां वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है कवक और चौथा है मॉसेस या मॉस जिसे आप कहते हो। तो इनमें से आपको याद रखना है कि जो जीवाणु है वो तो कहीं पे भी मिल जाता है, और जो आपके पास लाइकेन होते हैं और जो मॉसेस होते हैं ये दोनों के दोनों आपको कहां पे मिलते हैं? ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में जमीन पर उगे हुए मिलते हैं, ना कि पेड़ों की छाल पे। तो जो कवक हैं, जैसे कुकुरमुत्ता टाइप के जो पेड़ होते हैं, तो कुकुरमुत्ता टाइप की जो वनस्पति होती है वो कहां पे मिलती है? पेड़ों की छाल पे मिलती है। अगेन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयव जो होते हैं उनके चक्र को क्या कहा जाता है? हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक रूप से कोई भी तत्व पाया जाता है तो उसका चक्रण होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका पानी शुरुआत में तरल अवस्था में होता है, उसका उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होने के बाद वो कहां पे जाता है? वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल के बाद उसका संघनन होता है, संघनन के बाद वर्षण होता है और वर्षण के बाद फिर से वो तरल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें, ऐसे ही अगर हम फास्फोरस की बात करें, ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, हम किसी भी तत्व की हम बात कर लें, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में हो, नाइट्रोजन के रूप में हो, किसी के भी रूप में तत्व हो, सबका क्या होता है? चक्रण होता है। और इस चक्रण को क्या क्या कहा जाता है? पहला भूवैज्ञानिक चक्रण, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्रण, तीसरा है जैव रासायनिक चक्र और चौथा है रासायनिक चक्र। तो इसमें आपको याद रखना है क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक चक्र इसे हम कहते हैं। यह है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। मतलब अगर सपोज करिए कि आपको IAS ऑफिसर बना दिया गया, आपको अगर शिक्षक बनाया गया जो वनों के लिए एक नीति को बना रहा है, इस नीति में आप किन चीजों का वर्णन जरूर से जरूर करोगे? सबसे पहला है उपभोक्ता के बचाव के बारे में सोचोगे। मतलब जैसे कि जीव जंतु होते हैं जो उपभोग करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, उनके बचाव के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। दूसरा है उच्चतम पोषक स्तर के जंतुओं अर्थात
शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि शाकाहारियों पर सीधे निर्भर करते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है कि जो उच्च पोषक स्तर है, मतलब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे पेड़ है, पेड़ को खाने वाला हिरण है, हिरण को खाने वाला एक सांप है, सांप को खाने वाला मोर है, क्लियर। तो ये उच्च पोषक स्तर है, इसका हमें क्या रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास बोल रहा है कि वनों में सभी भौतिक जैविक संगठनों के संरक्षण के व्यापक कार्यक्रमों के बारे में हम याद रखेंगे। और चौथा है शाकाहारियों का बचाव। तो ये शाकाहारियों का बचाव, अब आंसर हम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं का बचाव, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारियों का बचाव, इन दोनों से पारिस्थितिक तंत्र नहीं बचने वाला। उसका उच्चतम पोषक स्तर का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निम्न पोषक स्तर खतरे में आ जाएगा और अपने आप आपकी जो नीति है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, कि हम सभी भौतिक और जैविक संगठनों के बारे में सोचेंगे और उनके लिए एक व्यापक नीति को बनाने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। आप एक शिक्षक हो, आपको बच्चों को बताना है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन कैसे होते हैं, उनके बारे में अगर आपको जागरूकता फैलानी है तो आप क्या करना पसंद करोगे। पहला है, कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने लेके आएंगे, क्लियर। नमूना मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नमूने का मतलब क्या होता है, सैंपल होता है इंग्लिश में, क्लियर। तो जैसे आपने देखा कि हम क्या पेट्रोल लेके आ जाएंगे, हम डीजल लेके आ जाएंगे, सीएनजी लेके आ जाएंगे, लकड़ी को लेके आ जाएंगे, कुछ ईंधन के प्रकार हैं, क्लियर। दूसरा है, बच्चों के साथ उन सभी संभावित प्रकार के ईंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जिनके प्रयोग में लघु फिल्म के साथ खाना पकाने के लिए किया जाता है, मतलब जो ऐसे जो ईंधन है जिनका प्रयोग खाना वगैरह पकाने के लिए किया जाता है, उन सभी ईंधनों पर हम चर्चा करेंगे बच्चों के साथ और उनको लघु फिल्म के माध्यम से उनको हम समझाएंगे। तीसरा है, एक चार्ट पर ईंधन की तस्वीरें हम दिखाएंगे बच्चों को कि ऐसा पेट्रोल दिखता है, ऐसा जो केरोसिन दिखता है, ऐसी एलपीजी दिखती है, उन सबको हम बच्चों को बताएंगे। चौथा है, बच्चों को अलग अलग ईंधन को सूचीबद्ध करने के लिए कहते हैं, क्लियर। ये सीटीईटी का एग्जाम था। अब एक इनमें मैं आपको नुस्ख बताता हूं, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमिनेशन से होते हैं, इसमें सारी चीजें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं शिक्षक होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले हम कभी भी बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। जैसे अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम खुद कर लो, तो वो कभी भी वो बात नहीं होनी। इसका मतलब यहां पे हमें बात याद रखना है कि ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये क्या हो गया, एकदम गलत हो गया, कि मैंने बच्चों को बोला वहीं के वहीं मेरा काम क्या हो गया, खत्म। तो फिर मैं टीचर किस काम का हूं, तो डी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, पहला, एक कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने लेके आएंगे। अब ये नमूने लेके आना कहां तक तर्क संगत है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे क्या करना है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों को लेके आना है। अगर मैं 2-4 नमूने लेके भी आ गया तो मेरा काम नहीं होगा। और दूसरा, जैसे ईंधन होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, अगर मैं पेट्रोल लेके आ गया और धोखे से आग लग गई कक्षा में, तो फिर कक्षा क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कक्षा डिस्टर्ब हो जाएगी और जनमल की हानि भी हो सकती है। तो दूसरा जो है वो मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, कि सैंपल लाना कोई भी तर्क संगत बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि एक चार्ट पर ईंधनों की तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या एक तर्क संगत हो गया कि हाँ ये क्या हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं और ये हमारे टीचर करते भी हैं। जैसे एलकेजी यूकेजी में आपने देखा होगा, एप्पल जो ईख होती है, पूरी की पूरा अनार का ABCD का एक चार्ट लेके आया जाता है और उसमें हमें पढ़ाया जाता है और ये तर्क संगत भी होता है। बच्चों को आज तक अगर मैं पूछता हूं कि A4 क्या होता है, तो आप तुरंत एप्पल बोलते हो, क्योंकि शिक्षक ने आपको पहले दिन क्या दिखाया था, एप्पल दिखाया था। तो सी भी मेरे पास सही है। उसका बी का और हम जाके एनालिसिस करते हैं, बच्चों के साथ उन संभावित प्रकार के ईंधनों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका उपयोग लघु फिल्म के साथ खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी होगी बच्चे की। जैसे हम फिल्म देखेंगे, घर पे जाके हम बोलेंगे देखो आप लकड़ी से खाना बनाते हो, आप एलपीजी से खाना बनाते हो और आपका जो केरोसिन है उससे आपका स्टोव जलता है, ये सारी चीज। लेकिन इसमें हमारे व्यापक ईंधन, पूरे के पूरे ईंधन है वो कवर नहीं हो पाएंगे, कोयला वगैरह एलपीजी वगैरह गैसें कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक चार्ट पर हम ईंधन की तस्वीरों को दिखाते हुए उसका हम प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक ये 20 के 20 प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो लर्निंग है उसको आप एंजॉय करिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।